नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं इंप्रूव नाइट्रोजन एफिशिएंसी इन सैंडी सॉइल विद लिमिटेड इरिगेशन। भाई कहते हैं कि सीमित सिंचाई के संसाधनों में बलुई मृदा में किस प्रकार से नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो आपके सामने हम लेकर आए हैं, चलते हैं कि फोकस स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, जो बहुत ही धीमे धीमे रिलीज होते हैं, उन पर हमें फोकस करना चाहिए। ऑप्टिमाइज इरिगेशन, हमको जो इरिगेशन है बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए। एंड टाइम एंड मेथड ऑफ इरिगेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड कवर क्रॉप्स। हमको क्या करना चाहिए, कवर क्रॉप्स जो हमारी मृदा रक्षक फसलें होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, और कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ समय और विधि का, सिंचाई की जो विधि और समय है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है इरिगेशन की एफिशिएंसी के ऊपर। आइए चलते हैं। सबसे पहला क्या है दीज प्रैक्टिसेस मिनिमाइज नाइट्रोजन लॉसेस। ये प्रक्रियाएं क्या करती हैं, नाइट्रोजन लॉस को मिनिमाइज कम करती हैं थ्रू लीचिंग एंड वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। जो वोलेटिलाइजेशन लॉसेस होता है, वाष्पशील बनकर नाइट्रोजन उड़ जाती है, या लीचिंग के द्वारा इसका ह्रास होता है, उसको कम करता है। एंड मोर नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी, और नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है। आइए चलते हैं, क्या फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, हमको किस प्रकार से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना चाहिए, देखते हैं। पहला स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर वे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो बहुत ही धीमे धीमे हमारी फसलों को प्राप्त होते हैं, जैसे सल्फर कोटेड यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया है, क्या है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। ये जब हम मिट्टी में डालते हैं वो बहुत ही धीमे धीमे रिलीज होते हैं और पौधों को थ्रू आउट द क्रॉप प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, नाइट्रिफिकेशन इन्वेटर एंड यूरिएज इन्वेटर। देखो नाइट्रिफिकेशन इन्वेटर और जो यूरिएज इन्वेटर होते हैं क्या करते हैं, द एक्ट एज अ स्लो डाउन कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट। ठीक है, जो अमोनियम होता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्जन जो होता है, परिवर्तन होता है, उसको धीमा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो नाइट्रेट होता है बहुत जल्दी लीच कर जाता है, बहुत ही जल्दी लीच होता है, जो क्या करता है, और उसको ह्रास में सहायक होता है। एंड रिड्यूस अमोनिया वोलेटिलाइजेशन। तो क्या करता है, जब नाइट्रेट होगा तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी लीच कर जाएगा, और जो अमोनिया होता है वो वोलेटिलाइज हो जाता है, वाष्पशील हो जाता है। तो दोनों को क्या करता है, कम कर देता है, अगर हम नाइट्रिफिकेशन और यूरिएज इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं, स्प्लिट एप्लीकेशन। सीधी सी बात है, जो नाइट्रोजनधारी उर्वरक होते हैं उनको हमेशा टुकड़ों में देते हैं, स्प्लिट में देते हैं। पूरी मात्रा हम बुआई के समय नहीं देते हैं, बुआई के समय आधी मात्रा देते हैं, और जो आधी मात्रा होती है उसको हम 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, बराबर बराबर भागों में, और उसको हर सिंचाई पर हम देते रहते हैं, या उसकी क्रिटिकल अवस्था पर, क्रांतिक अवस्था पर देते हैं। ठीक है, तो ये स्प्लिट एप्लीकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाता रहता है। इसके बाद बात आती है फर्टिगेशन की। जो फर्टिगेशन होता है, फर्टिगेशन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन विद एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विद इरिगेशन वाटर। सिंचाई जल के साथ हम जब उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन एफिशिएंसी बढ़ती है। आगे चलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन नाइट्रोजन रेट। तो भाई जो नाइट्रोजन रेट है, जो नाइट्रोजन का जो दर है, जो मात्रा है, उसको बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से डालना चाहिए। हमेशा जो है सॉइल टेस्टिंग कर लीजिए चाहिए, मृदा परीक्षण कर लेना चाहिए, मृदा परीक्षण के आधार पर ही हमें नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना चाहिए। अदरवाइज ओवर नाइट्रोजन एप्लीकेशन दे देंगे, आवश्यकता से अधिक जब नाइट्रोजन दे देंगे तो उसका ह्रास ही होगा। ठीक है, जब ह्रास होगा तो सीधी सी बात है उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, सॉइल मैनेजमेंट। हमें मृदा का किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए, तो मृदा प्रबंधन में सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। हमें अपनी सॉइल में कार्बन पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे, कंपोस्ट करेंगे, डालेंगे, मेन्योर्स डालेंगे, फसल अवशेष प्रबंधन करेंगे, साथ ही साथ ग्रीन मेन्योर लेंगे, तो क्या होगा, उससे मृदा में कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, और धीरे धीरे कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, मृदा संरचना में सुधार होगा, जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी, और अल्टीमेटली जो हमारा न्यूट्रिएंट है उसकी भी पूर्ति होगी। आगे हमारा कवर क्रॉप्स, मृदा आरक्षक फसलें। जो भी हमारी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं वो मृदा आरक्षक फसलें होती हैं, वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के साथ साथ मृदा में नमी को बनाए रखती हैं, और जो इवेपोरेशन होता है, बाष्पीकरण होता है, उसको भी कम करती हैं। ये मृदा आरक्षक फसलें नाइट्रोजन एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ क्या, रेडिज्यू मैनेजमेंट। जो फसल अवशेष प्रबंधन होता है इसको भी हमें करना चाहिए। फसल अवशेष को हमें एज अ मल्च रूप में प्रयोग कर लेना चाहिए। ये क्या करता है, जो सीधा जो है न्यूट्रिएंट लॉसेस को भी कम करता है, और साथ ही साथ जो है मृदा में नमी को बनाए रखता है। आगे क्या है, कंजर्वेशन टिलेज जो होता है, कंजर्वेशन टिलेज, संरक्षित टिलेज हमें करना चाहिए। संरक्षित टिलेज में क्या होता है, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस करते हैं, कम से कम हमें मृदा को डिस्टर्ब करना है। किसके द्वारा, नो टिल या जीरो टिलेज के द्वारा। जीरो टिलेज कर सकते हैं, इससे क्या होगा, रिड्यूस इवेपोरेशन लॉसेस एंड नाइट्रोजन लॉसेस। नाइट्रोजन लॉसेस तो साथ ही साथ कम होगा, साथ ही साथ इवेपोरेशन भी हमारा कम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट। सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, तो सिंचाई प्रबंधन में पहला क्या है, टारगेट इरिगेशन। हमको जो इरिगेशन मेथड है वो टारगेट इरिगेशन करना चाहिए, फ्लडेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करें, ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन, फसल के अनुसार, या हमें जो है सॉइल के अनुसार इरिगेशन करना चाहिए। तो ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन का लिमिटेड इरिगेशन होता है, रूट जोन में ही हम इरिगेशन देते हैं, जिससे जो सिंचाई जल होता है या फर्टिलाइजर होता है उसका ह्रास कम होता है। आगे चलते हैं, शेड्यूलिंग इरिगेशन। हमें सिंचाई का निर्धारण करना चाहिए। सिंचाई का निर्धारण में कब करना चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और किस विधि से करनी चाहिए, बेस्ड ऑन मॉइस्चर लेवल एंड प्लांट नीड्स। मृदा में नमी का स्तर देखकर और पौधे की आवश्यकता के अनुसार हमें सिंचाई करनी चाहिए। अननेसेसरी हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, न्यूट्रिएंट लॉस होगा। आगे चलते हैं, रिज एंड फरो मेथड। दोस्तों जो रिज एंड फरो मेथड है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से हम बना लेते हैं रिज एंड फरो। तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या, कूड़ हो गया,
और ये हमारा क्या हो गया, ये फरो है और ये रिज है। इस रिज पर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं, ठीक है। जो मल्च लगा देंगे तो इसके ऊपर खरपतवार नहीं होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये क्या होगा, ये क्या हो गया आपका, ये क्या रिज, रिज ये आपका क्या हो गया, फरो। इस फरो में हम इरिगेशन देते हैं और इससे क्या होता है, पानी हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब इसमें हम प्लास्टिक मल्च लगा देंगे तो इवेपोरेशन भी हमारा कम होगा और खरपतवार कम हो गएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा टोटली क्या होगा, लीचिंग कम हो जाएगा और इन्फिल्ट्रेशन रेट हमारी बढ़ जाएगी। आगे क्या हम प्लास्टिक मल्च का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो हमारी प्लास्टिक मल्च है उसको एज अ प्लास्टिक मल्च यूज कर सकते हैं और उससे हमारा खरपतवार प्रबंधन भी होता है, साथ ही साथ हमारा जो वाटर है हमारा वो भी कम लगता है, एक्सेस वाटर नहीं लगता है और न्यूट्रिएंट लॉस हमारा कम होता है। आगे बात करते हैं अदर इरिगेशन, अदर प्रैक्टिसेस में। तो पहला हमारा आ जाता है क्रॉप रोटेशन, हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए, ठीक है। जब हम फसल चक्र अपनाएंगे तो सीधी सी बात है, जो हमारा न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगा, ठीक है, कार्बन पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होगी। दूसरा है सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण के आधार पर ही हमें हमेशा फसलों में पोषक तत्वों को देना चाहिए, नाइट्रोजन को देना चाहिए। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन देंगे तो उसका ह्रास ही होगा, वो कहीं से भी आपका यूटिलाइज नहीं होगा। लास्ट में आता है आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हमें क्या करना चाहिए, कंबाइंड रूप से, जब दो या दो से अधिक हम हमारे पास स्रोत हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्रोत हैं, तो उनको हमें कंबाइंड रूप से जुडिशियसली यूज करना चाहिए, समझदारी पूर्वक, ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्वों को मिलाकर हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो हमारा लॉस हो रहा है वो भी हमारा कम होगा। ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन होगा वो भी हमारा अच्छा होगा, साथ ही साथ उससे हमारी फसल की उपज भी बढ़ेगी। तो ये आपका हो गया कैसे हम सैंडी सॉइल में लिमिटेड इरिगेशन के साथ जो है न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड वॉच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।